अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 31, 32 एंड 33। सिंपल सन के कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इन्हें एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड करने का फैसला किया है। हिस्टोरिकल मेमोरीज में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल आपको एक हिस्ट्री जाती है नेपोलियन की, ठीक है। आपको बताया जाता है कि वो इंडिया से हैं, वो कब पैदा हुए, कब वफात पाई, क्या उन्होंने काम किया। तो ये कुछ फैंटेसी वर्ड फैक्ट्स हैं जो आपको बताए जाएंगे, ठीक है, जिनका आपको ये भी नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं। अब फैंटेसी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट होती है। लाइक स्टेटमेंट्स दे हैड स्टडीड इन दिस एक्सपेरिमेंट, ट्रू फैक्ट्स अबाउट द पब्लिक फिगर्स, statements about the public figures that was false both in the experiment fantasy world and in the real world। अब मतलब कि हमने फंटेसी वर्ड स्टेटमेंट्स थी, इसमें बताना था कि ट्रू स्टेटमेंट्स और फास्ट स्टेटमेंट्स जिस तरह उन्हें मिला के बताया जाता है तो वो क्या होती है, वो एक फैंटेसी स्टेटमेंट होती है। अब बात यहाँ पे ये कि जितने ज्यादा फैंटेसी फैक्ट याद रखेंगे उतनी ज्यादा इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। आपके माइंड में एक इंसान के बारे में जितने ज्यादा फैंटेसी जो है वो फैक्ट्स हैं, उतनी ज्यादा वो आपकी उसकी इंफॉर्मेशन में आपके साथ इंटरफेयर करते रहेंगे, ठीक है। आगे इंटरफेरेंस एंड रिटेंशन क्या होता है? because the to be record fact is very weak and because the interference, उन्होंने कहा कि इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन जो हम आप रिकॉर्ड करते हैं वो वीक है और इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मतलब कि आपके माइंड में कोई इंफॉर्मेशन है और कोई आके कहता है कि आपके पास तो गलत इंफॉर्मेशन है, रियलिटी में तो ये है, वो एक फैंटेसी फैक्ट आपके माइंड में आ गया, ठीक है, जिसने इंटरफेयर किया आपके माइंड को और वो इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस स्ट्रॉन्ग थी कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन पर शक होने लग गया। आगे फिर एक एक्सपेरिमेंट आता है, सॉरी 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 सॉरी, वन सेकेंड। इसमें एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे, रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी, मुझे समझ नहीं आई कि ये कहाँ से लग गया। अच्छा, फिर आगे एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने दो लिस्ट दी हुई है, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में आता है लिस्ट ए बी और सेकंड लिस्ट का नाम है ए डी। फर्स्ट लिस्ट के अंदर कैट 43, हाउस 61, लिस्ट ए डी के अंदर कैट 82 एंड हाउस 37। अब एक लिस्ट है सी डी जिसके नाम है बोन 82 एंड कप 37। अब आप नोट करें कि क्या इसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है। कि लिस्ट ए बी और ए डी के अंदर नाम सेम है, सब्जेक्ट्स के कैट और हाउस और वर्ड्स चेंज है, ठीक है। लेकिन लिस्ट सी डी में जो वर्ड्स है बोन सॉरी जो नाम है बोन और कप ये चेंज है, लेकिन वर्ड मैच हो रहे हैं 82 और 37। तो इसमें ये जो चीजें सेम है ये आपस में इंटरफेयर करेंगी और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो एडी ग्रुप डज नॉट डू एज वेल द सीडी ग्रुप। अब इनके पूरे सब्जेक्ट के ग्रुप बनाए गए थे जिन्होंने इस लिस्ट को याद रखना था, इनको रिकॉल करना था, जिसमें जो एडी ग्रुप था उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना कि सीडी ग्रुप ने किया, क्योंकि उनके नाम डिफरेंट थे तो उनके नाम ने आपस में इंटरफेयर नहीं किया। तो बोथ द रेट ऑफ द लर्निंग ऑफ द सेकंड लिस्ट एंड रिटेंशन ऑफ द ओरिजिनल एबी लिस्ट। इसकी इंप्लीकेशंस क्या आई? पेयर्ड एसोसिएट मेमोरी इज टू वीक टू रिकॉल। जो पेयर्ड एसोसिएट मेमोरी होती है, मतलब जो चीजें आप फॉर एग्जांपल ए बी और ए बी, ठीक है, ये आपस में रिलेट कर रही थी क्योंकि इनके नाम चेंज थे, वर्ड्स चेंज थे। 84 जो भी था, देखिए मुझे अभी भूल गया तो आप लोगों को भी भूल गया होगा। इनके जब जो नंबर थे वो सेम थे, इन्होंने आपस में इंटरफेयर किया, ये एक पेयर्ड एसोसिएशन थी जिसने हमारी मेमोरी की रिकॉल को वीक कर दिया। Forgetting is not actual loss of information but rather loss of ability to activate the information। अब recall versus recognition क्या होता है, मैं आपको पीछे से अच्छे से समझा के आई हूँ कि recognition is generally better than recall। recognition मतलब हो सकता है कि आपको कोई बात याद ना आए, ठीक है, कोई भी फिक्र है वो आपको याद ना आए, लेकिन एक इमेज जो होती है उसे आपको जब कोई इमेज दिखाई जाती है और आपने पहले भी देखी होती है तो आपको फौरी याद आ जाता है कि हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है पहले, आपको वो इमेज याद आ जाती है। तो मतलब क्या है कि जो रिकॉग्निशन है वो बेटर है देन रिकॉल के। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हु इन्वेंटेड द लेंसेज, अब ये हमने जो PSY 504 के स्टार्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि इब्न हैथम ने किया, कुछ लोगों को याद होगा कुछ को नहीं याद होगा। तो ये हमारा एक एक्टिवेशन मॉडल है जो कि हमारे मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। ज्वाइंट एक्टिवेशन हेल्प्स द सेकंड स्टेटमेंट। अब आगे एक बड़ी मजे की जो टर्म था, ये टिप ऑफ द टंग। फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यार मेरे माइंड में बात थी बस मेरी जुबान पे नहीं आ रही, या मेरे मेरे माइंड में उसका नाम घूम रहा है अभी भी बस मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, ठीक है, उसे कहा जाता है टिप ऑफ द टंग।
आगे चलते हैं हम लेसन नंबर 32 पे। इसमें सारा हमने एक्टिवेशन जो मॉडल है वो पढ़ा है। इसमें उन्होंने हमें जो बताने की कोशिश की है वो सिर्फ ये कि उन्होंने कहा है कि द मेमोरी ऑफ द पिक्चर इज बेटर एंड हैज डीपर क्वालिटी टू रिकॉल देन फॉर वर्ड्स। उन्होंने कहा कि आप किसी चीज के अल्फाजों को याद रखें वो मुश्किल है, जबकि आप किसी की जो पिक्चर्स हैं वो याद रखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो तो हमें वो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं भूलने के, लेकिन पिक्चर्स की जो मेमोरी इतनी डीपर क्वालिटी में मौजूद है कि आपको जब भी वो पिक्चर दिखाई जाए तो आपको मोस्टली 90% आपको ये याद आ जाता है कि जी आपने ये पिक्चर पहले देखी थी। अब ये तो ये हो गया कि जो मेमोरी ऑफ पिक्चर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिकॉल से। आगे वो कह रहे हैं कि जो मेमोरी ऑफ स्मेल है वो मेमोरी ऑफ पिक्चर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपको जो परफ्यूम की स्मेल है वो आपके माइंड में वो आपको कभी नहीं भूलती। अगर आपको कोई चीज किसी खाने की स्मेल याद है जो आपका फेवरेट है उसकी स्मेल आपको कभी नहीं भूलती। अगर आपको कहा जाता है कि अपने खाने को इमेजिन करें आंखें बंद करके तो आपको उसके साथ साथ उसकी स्मेल उसका टेस्ट भी आपके माइंड में आ रहा होता है। आर फॉरगेटन मेमोरीज लॉस्ट फॉर एवर। वो कहते हैं कि जो चीजें हमें जो मेमोरी से हमें भूल जाती है क्या वो हमारी लॉस्ट मेमोरी से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इस पे एक्सपेरिमेंट किया था पेनफील्ड। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जो पेशेंट्स मौजूद थे हॉस्पिटल में, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया उनके ब्रेन्स को। जब उनके ब्रेन्स को स्टिमुलेट किया तो जो बहुत पुरानी बातें थी सर्जरी के दौरान उन्हें वो मतलब उन्हें पेन सॉरी जो बहुत पुरानी बातें थी वो भी उनके माइंड में आना स्टार्ट हो गई। मतलब अगर कोई 50 ईयर्स का कोई भी एक आदमी है तो उसे याद आया कि यार 2 साल में मैं से झूला ले रहा था, झूला झूल रहा था, मैं गिरा, मेरे पास मेरी मदर खड़ी थी, मुझे चोट लगी। मतलब बहुत पुरानी जो बातें थी वो भी उनके माइंड में आना स्टार्ट हो गई। जिससे ये जो है वो कंफर्म हुआ कि जो भूली हुई मतलब के हमारी यादें होती हैं, फॉरगेटन मेमोरीज होती हैं, वो हमारे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उससे परमानेंटली डिलीट नहीं होती। वो भूल भी जाए तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव होती है। लेकिन अब इसमें जो इस एक्सपेरिमेंट में जो एक वीक पॉइंट था वो ये निकला कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि जो आदमी अपनी मेमोरी बता रहा है वो ठीक है। ठीक है, मतलब आप ये इस चीज का पता कैसे लगा सकते हैं कि एक इंसान जो आपको बता रहा है वो बिल्कुल ठीक बता रहा है। जिससे इस एक्सपेरिमेंट को भी इतना ज्यादा नहीं सराहा गया कि आप इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लग गया कि ठीक है एक इंसान को उसकी याद जो है वो आ रही है जो कि उससे मेमोरी से डिलीट हो गई थी, लेकिन देयर इज नो वे ऑफ नोइंग दिस वर ट्रू और नॉट। आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप ये जान सके कि क्या ये ठीक भी है या नहीं ठीक। लेसन नंबर 33 पे चलते हैं। इसमें फिर नेल्सन ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट में, बहुत सिंपल सा, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़नी है, रिकॉग्निशन ऑफ लॉस्ट टर्म मेमोरीज। Nelson 1978 looked at this situation in which the retention test involved recognition 4 weeks after learning. Subjects failed to recognize. मतलब जब 4 हफ्ते एक चीज को गुजर जाएंगे जो आपने याद की हुई है तो मोस्टली जो है वो उस चीज को जो सब्जेक्ट हैं वो फेल हो जाएंगे उस चीज को रिकॉग्नाइज करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई एग्जाम्स है आप उनकी 6 महीने पहले तैयारी करके बैठ जाते हैं, जिस दिन एग्जाम होगा आपको कुछ भी याद नहीं होगा, लिखवा लें मुझसे, जब तक आप उसे एग्जाम से 1-2 दिन पहले दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे। तो यही बताया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट में भी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेन इश्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। जो हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मेन इश्यूज कौन से हैं। डिजिटल वर्सेस एनालॉग में सबसे पहले आती है प्रोफेशनल प्रोपोजिशनल नेटवर्क कोड। अब प्रोपोजिशनल नेटवर्क कोड में क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर एक नेटवर्क बना हो कि फॉर एग्जांपल माय हाउस इज इन द लाहौर। ये लाइन आपके माइंड में अंदर आपकी मेमोरी में स्टोर है कि आपका घर जो है लाहौर में है, माय हाउस इज इन द लाहौर। इस पे आप किसी किस्म की मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है आप फौरन कहेंगे माय हाउस इज इन द लाहौर। लेकिन अगर कोई आप कुछ और एक्स्ट्रा सोचने की, कोई और एक्स्ट्रा नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपका जो घर है वो उसमें कितना डिस्टेंस है कि आप होटल जो है, ठीक है, आपके घर के साथ कौन सा होटल है और या आपके घर से जो पहला होटल है उसमें आपस में डिस्टेंस कितना, तो आप फौरी नहीं बता सकते। आपको अपने माइंड में एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको मतलब कि आपको एक जो आपको अपने माइंड बनाना पड़ेगा कि आप घर से निकलते हैं, ये रोड्स आते हैं, ये स्टॉप्स आते हैं, फिर जाके आप इस चीज के काबिल होंगे कि आप ये बता सकें कि आपका क्या डिस्टेंस है। एक नेटवर्क बनाएंगे आप। आगे इमेजेस आर स्टोर्ड। फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ माई हाउस इज स्टोर्ड। आपके माइंड के अंदर इमेज स्टोर है आपके माइंड की, क्योंकि आपके घर का नाम लेते हैं आपको फौरन आपके माइंड में वो नक्शा आ जाता है कि आपका घर किस तरह का है। देयर इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन आवर माइंड लाइक डिफरेंट सेंसेस। द प्रेजेंटेशन स्मेल टेस्ट ऑफ फूड इज आल्सो स्टोर्ड इन आवर मेमोरी।
आगे बात हो रही है कैटेगरीज की। कोग्निटिव साइकोलॉजी इज अ मर्जर यूनियन मीटिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, एग्जांपल फिलॉसफी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क। अब कैटेगरी क्या होता है? सब लोग जानते हैं कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चीज को कैटेगरी कहलाता है। और जिस तरह हमारी जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है, इसको भी नॉलेज की डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर कैटेगरी क्या आती है डेफिनेशन की, सॉरी डेफिनेशन क्या है कैटेगरी की? कैटेगरी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग द सेम एसेंशियल फीचर्स, एग्जांपल बर्ड, फर्नीचर, फ्रूट, रोबोट। आगे उन्होंने कहा कि कैटेगरीज की भी जो है आगे उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन बना दी है कि डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है फ्रूट की, फिर अगर डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है वेजिटेबल की। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको नाम लेता है एप्पल और ऑरेंज का, आप कहेंगे ठीक है ये फ्रूट है, क्योंकि कुछ नेसेसरी जो फीचर्स हैं वो आपके माइंड में स्टोर है कि जो फ्रूट होता है उसके ये फीचर्स होते हैं। लेकिन कोई बंदा आपको कहता है कि टमाटो जो है वो सब्जी में आता है, आप लोग मानते हैं कि टमाटो सब्जी में आता है? कुछ लोग आप घर वालों को मतलब कुछ लोग हैं वो इस चीज से मानने का इनकार करते हैं कि टमाटर जो है वो सब्जी नहीं है, ठीक है, या फ्रूट नहीं है। लेकिन जो बच्चे बॉटनी के स्टूडेंट होंगे वो साइंटिफिकली वो किसी और लिहाज से देखते हैं कि टमाटो सब्जी है या फ्रूट है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट फीचर्स पढ़े होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अम्मा को जाकर कह दें कि टमाटर फ्रूट है तो वो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन एक बॉटनी वाला स्टूडेंट कहता है कि जी फला सीड्स जिसके अंदर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फ्रूट की ये डेफिनेशन दी है ना कि सीड्स जिसके अंदर होते हैं, ठीक है, जो वो प्लांट वो ट्री जो कि सीड्स पे कंसिस्ट करता है और उसका एक इन्वेलप होता है, वो जूसी होता है, वो फ्रूट होता है। लेकिन कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं, आप उन्हें फ्रूट कहना शुरू कर दें, आपके घर वाले तो नहीं मानेंगे लेकिन बॉटनी के स्टूडेंट्स मानेंगे। वो जब उन्होंने फ्रूट को पढ़ा ही साइंटिफिकली साइंस में इस तरह है कि उसके अंदर सीड्स होते हैं। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डेफिनेशन है कैटेगरीज की, डिफरेंट जो है वो पर्सन के हवाले से, ठीक है, बॉटनी के स्टूडेंट के हवाले से और होंगी, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है आप और टर्म में देखेंगे, आपके जो घर वाले अम्मा जो इन्होंने हांडी बनानी है वो और टर्म में देखेंगे। अब आगे प्रॉब्लम ये आता है कि इस चिकन अ बर्ड और एनिमल। अब अगर आपके माइंड में बर्ड के फीचर ये है कि उसके पर होते हैं, वो उड़ता है, उसे बर्ड कहा जाता है, ठीक है, जिस चीज के पर होते हैं। अब चिकन के भी पर होते हैं, आप क्या कहेंगे वो बर्ड है या एनिमल है? इसको किस कैटेगरी में आप लेके आते हैं? इसलिए कैटेगरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन करती है। कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज, अब हमारी जो जुबान है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन इसमें मिसकॉन्सेप्शन भी एक है। फॉर एग्जाम्पल डायलेक्ट वर्सेज लैंग्वेज, कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट मीनिंग होता है बोली और जुबान लैंग्वेज होता है जुबान, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहेंगे पंजाबी एक डायलेक्ट है, पंजाबी सिर्फ एक बोली है, ये एक जुबान नहीं है, ये एक मुकम्मल जुबान नहीं है। हम बात का घरों में भी देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को आजकल खुद पंजाबी होते हैं बच्चों को उर्दू सिखा रहे होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पंजाबी को एक जबान तस्वर नहीं करते, वो पंजाबी को एक बोली तस्वर करते हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फ्रूट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की, सॉरी वेजिटेबल्स की, लैंग्वेजेस की, और इन कैटेगरीज को आगे भी हम जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारा लेसन नंबर था 30, 31, सॉरी 31, 2 एंड 33। कंसेप्ट क्लियर हुआ है? कुछ भी समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।